मनोरमा जी एक धार्मिक और संस्कारवान महिला थी। कम पढ़ी लिखी थी, परंतु पूजा पाठ नियमित रूप से करती थी। सारे व्रत उपवास रखती थी। दूसरों का छुआ नहीं खाती थी, परंतु इस धर्मांधता और संस्कारों के बावजूद उनके घर में सुख चैन नहीं था। पति सुभाष जी की सीमित आय थी। एकमात्र लड़का विकास आवारा था और छोटी बेटी अनु बीए करके घर में बैठी थी। अपने संस्कारों के चलते वो बेटी से नौकरी नहीं करवाना चाहती थी। बीए भी कहाँ करवाना चाहती थी। वो तो बेटी अनु की जिद थी कि पढ़ाई करेगी। बाप ने हिम्मत बंधाई तो बीए कर लिया, वरना वह तो इंटर के बाद ही अनु के हाथ पीले कर देना चाहती थी। कर भी देती, परंतु दहेज आड़े आ गया। घर में कोई जमा पूंजी नहीं थी। ऐसी कोई संपत्ति भी नहीं थी जिसे बेचकर अनु की शादी कर सकती। बस कुड़ कर रह गई। लिहाजा बैठे ठाले अनु का बीए हो गया। उन्हें बस एक ही बात से सुख मिलता था कि उनकी अनु बहुत सुशील संस्कारी है। किसी लड़के के साथ उसका चक्कर नहीं है, वरना हाय राम, मोहल्ले की किस लड़की का किसके साथ चक्कर नहीं है। सबके लक्षण जानती हैं। मोहल्ले की महिलाएं जब सामने वाले पार्क में इकट्ठा होती हैं, तब मोहल्ले के एक एक घर की पोल पट्टी खुल जाती है। फ़र्क बस इतना है कि कोई अपने घर के बारे में नहीं बताता। मनोरमा जी बड़ी जागरूक महिला थी। वो अपने घर को छोड़कर पास पड़ोस के घरों के अंदर बाहर की पूरी खबर रखती थी, खासकर औरतों और लड़कियों के अवैध संबंधों की। अपने पड़ोसी कैलाशनाथ की बेटी काजल के प्रेम संबंध की खबर उन्होंने ही सबसे पहले मोहल्ला सभा में औरतों को दी थी। काजल के प्रेम संबंधों की खबर भी उनको अचानक ही हुई थी। कुछ अनुभव और कुछ अनुमान से उन्होंने उसके प्रेम संबंधों को एक मूर्त रूप दे दिया था। एक दिन वो छत पर कपड़े फैलाने गई थी। कैलाशनाथ के घर की छत उनके घर की छत से जुड़ी हुई थी। उन्होंने देखा काजल छत के एक कोने में खड़ी धीमे स्वर में किसी से बात कर रही थी। बीच बीच में मुस्कुरा भी रही थी। वो खड़ी होकर देखती रही किससे बात कर रही थी। वह भी इतने स्निग्ध और प्रेमिल भाव से। जरूर उसका प्रेमी होगा। उनके मन में ये बात आई नहीं कि खबर बन गई और फिर एक औरत को चटपटी खबर का पता चले और वह आग की तरफ फैलकर चर्चा ना बरे। ऐसा कभी हुआ है क्या? मनोरमा जी जितनी निष्ठा से पूजा पाठ, व्रत, उपवास और घर के नित्य कर्म संपादित करती थी, उसी ईमानदारी से वह मोहल्ले की भी छोटी बड़ी बातों की खबर रखती थी और उनमें थोड़ा बहुत नमक मिर्च लगाकर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करती थी। इसमें उनको परम सुख प्राप्त होता था। अपने घर की घटनाओं से उन्हें दुख होता था, जैसे पति की सीमित आय और घर में संसाधनों की कमी पर अक्सर पति के साथ उनकी कहासुनी तकरार और खटपट होती रहती थी। बेटे की आवारगी पर थोड़ा नाराज सी दिखती थी, परंतु उसे कहती कुछ नहीं थी। जबकि अनु को देख देख कर वह आग बबूला होती रहती थी। इतना सौंदर्य लेकर आई है, बीए भी कर लिया, अब कहाँ से लाखों का दहेज आएगा इसकी शादी के लिए। मरी किसी अच्छे घर में पैदा हुई होती तो इसके सौंदर्य की कदर भी होती। कोई राजकुमार मिलता इसे, हम तो इसे किसी बूढ़े दहूजू या लूले लंगड़े के साथ बांध देंगे। कर्ज लेकर शादी तो करेंगे नहीं। अच्छे घर की लड़की है, संस्कारवान है, किसी के साथ ऐसे भाग भी तो नहीं सकती। गरीब नीच के यहाँ ऐसा होता होगा। हम ठहरे कर्मकांडी ब्राह्मण, हमारे घरों की लड़कियां मरती हैं, मर जाएंगी, परंतु कुपथ पर पैर ना रखेंगी, किसी के साथ मुंह काला ना करेंगी। उनको अपनी अनु के सुशील होने पर गर्व महसूस होता है, परंतु जब घर की हालत देखती हैं तो दिल में एक कराह सी उठती है। कैसे करेंगी इसकी शादी? ले देकर पति ने ये 50 गज का मकान बनवाया है, उस पर भी अभी बैंक का कर्जा चढ़ा हुआ है, जाने कब उतरेगा।
पति से लड़ाई करे भी तो कितनी, मुंहजोरी करने से ना तो उनकी तनख्वाह बढ़ने वाली है, न घर में कहीं से कारू का खजाना आने वाला है। इसी हालत में गुजारा करना है। लड़का कुछ कमाता तो बाप को सहारा मिल जाता, परंतु ना तो उसने ढंग की पढ़ाई की, ना कहीं काम धंधा करता है। सुबह खाकर निकल जाता है, रात गए लौटता है। कुछ बोलता नहीं, पूछो तो कह देता है काम की तलाश में जाता है। ऐसा कौन सा काम है जो उसे ढूंढे से भी नहीं मिलता। मेहनत मजदूरी का काम तो हर किसी को मिल जाता है। सच तो ये है वह काम नहीं करना चाहता है। उड़ते उड़ते खबर लगी है किसी लड़की के चक्कर में सारा दिन घूमता रहता है। पता नहीं ठुल्ले लड़कों में इन लड़कियों को क्या मिलता है। 2 रुपए की आइसक्रीम भी तो नहीं खिला सकते, फिर क्यों आवारा लड़कों के पीछे ये लड़कियां पागल हो जाती हैं। विकास की शादी करने की उनकी बड़ी इच्छा है। उसकी शादी में जो दहेज मिलता उससे अनु की शादी कर देते, परंतु ऐसे निठल्ले, नाकारा और अनपढ़ विकास बेटे के गले में कौन समझदार आदमी अपनी बेटी का फंदा डालेगा। भूखों ना मर जाएगी। अब वह जमाना नहीं रहा जब केवल लड़के का उच्च कुल देखा जाता था। घर में चाहे चूहे भूखों मर रहे हो, लेकिन अब ना आदमी की जाति काम आती है, ना घर परिवार का बड़प्पन। अब देखी जाती है लड़के की आय और संपन्नता। उनके पास ना तो घर द्वार सही है, ना घर में ऐसी संपन्नता बिखरी पड़ी है जिसकी चमक में लड़की वाले भागते चले आए और चकाचौंध होकर लड़के के ऊपर गिर पड़े। पति, बेटे और बेटी को देखकर वो रोज रोज कुढ़ती थी, परंतु मोहल्ले में बैठकर वो अपना दर्द भूल जाती थी। घर का काम निपटाकर वो पड़ोस के घरों में चली जाती और इधर उधर की बातें करते हुए घर की ढकी छिपी बातों के बारे में जानकारी हासिल करती और फिर शाम को उन्हीं बातों को वह महिला गोष्ठी में नमक मिर्च लगाकर बयां करती। और आज तो उन्हें ऐसी खबर हाथ लगी थी कि वो पंख लगाकर महिला गोष्ठी में पहुंच जाना चाहती थी। मनोरमा जी आज शाम को जब मोहल्ले के पार्क में महिला मंडल में पहुंची तो उनके मुखमंडल पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी। उनके शरीर का अंग अंग नाचता सा प्रतीत हो रहा था। आंखें आश्रय मिश्रित खुशी से उबल पड़ रही थी। उनके कदमों में बड़ी तेजी थी, जैसे वो औरतों के बीच जल्दी से पहुंचकर रहस्य से पर्दा उठाना चाह रही थी। महिला मंडली को भी मनोरमा जी की बहुत अधीरता से इंतज़ार था, क्योंकि वह एक महिला ही नहीं थी, पूरे मोहल्ले की अच्छी बुरी खबरों का खबरिया चैनल थी और वो हर खबर को इतनी खूबी से नमक मिर्च लगाकर बयां करती थी कि सुनने वाला मुंह बाएं सुनता ही रहता था, कोई प्रश्न नहीं कर पाता था। उनकी अविश्वसनीय बातों में भी विश्वसनीयता का गहरा तड़का लगा होता था। कई औरतों के मुंह से एक साथ निकला, आओ आओ बहन, लगता है आज कोई जोरदार खबर लेकर आई हो। मनोरमा जी धम्म से घास युक्त जमीन पर बैठ गईं, फिर अपनी सांसों को दुरुस्त करते हुए कहा, खबर तो जोरदार है और ऐसी खबर है जिसे सुनते ही तुम सबके होश उड़ जाएंगे। ऐसी कौन सी खबर है? क्या किसी बकरी ने आदमी का बच्चा जन्म दिया या गाय ने घोड़े को पैदा किया है? कुछ ऐसा ही हुआ है। ऐसी घटना शहर में हुई होगी, परंतु अपने मोहल्ले में पहली बार हुई है। क्या घटना हो गई है? अब औरतों के मन में सशंकित हो उठे। उनके चेहरे की रौनक जैसे तपती धूप में उड़ गई हो। आपको याद है मैंने एक दिन बताया था कि हमारे पड़ोसी कैलाश नाथ की बेटी का किसी लड़के के साथ चक्कर है। हाँ तो अब क्या हो गया? क्या लड़की घर से भाग गई? हाँ यही तो, मनोरमा जी ने हल्के से ताली बजाकर कहा। सभी औरतों ने हैरान आंखों से एक दूसरे को इस तरह देखा जैसे उनकी अपनी लड़कियां घर से भाग गई हों। मनोरमा जी उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मनोरमा जी ने जोश में कहा,
अरे मैंने इतनी ज़ोरदार खबर सुनाई, फिर भी तुम लोगों को जिज्ञासा और आश्चर्य नहीं हुआ। उनमें से सबसे बुजुर्ग महिला थी सावित्री देवी। वो संभल कर बोली, मनोरमा, सच्ची बात तो ये है कि महिलाएं ऐसी बातों से बड़ा खुश होती हैं और इनमें नमक मिर्च लगाकर हर जगह सुनाती हैं। परंतु यहाँ मौजूद सभी स्त्रियों की अपनी जवान बेटियां हैं। तुम्हारी बात सुनकर इनको इसलिए सांप सूंघ गया कि कहीं इनकी बेटी भी ऐसा ना कर बैठे। इन सबके मन में डर बैठ गया है। भाई कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हारी बेटियों की नहीं जानती कि उनका चरित्र कैसा है, परंतु मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं कि मजाल है कि किसी मर्द की तरफ नज़र उठाकर देख ले। सिर झुकाकर घर से निकलती है तो सिर झुकाए ही वापस आती है। बीए कर चुकी है, परंतु मजाल है जो किसी लड़के के साथ उसका चक्कर रहा हो। अब तो बस भगवान से दुआ करती हूँ कि किसी तरह उसके हाथ पीले करके विदा कर दूँ। कोई लड़का देखा कि नहीं? मीनाक्षी देवी ने पूछा। अभी कहाँ, घर में कुछ देने के लिए हो तब तो लड़का देखूं। उसके बाप की कमाई से घर ही बड़ी मुश्किल से चलता है। मनोरमा जी के स्वर में निराशा का भाव घर कर गया। मनोरमा के पति किसी प्राइवेट फर्म में काम करते थे। तब तक औरतों के मन में उदासी और आश्चर्य का भाव उतर गया था। उनकी सहज वृत्ति जाग उठी थी। एक ने चंचल होकर पूछा, बहन, वो कैलाशनाथ की बेटी की बात तो बताओ, कैसे भाग गई? मनोरमा जी की अंदर का खबरिया पत्रकार जाग उठा। घर की गरीबी और बेटी की जवानी की तरफ से उनका ध्यान मोहल्ले की कर्तव्य परायणता की ओर मुड़ गया। वो उत्साह से बोली, ये तो नहीं पता चला कैसे और कब भागी, परंतु कल से ही उनके घर में अजीब सी खामोशी और डरावना माहौल पसरा हुआ है। सभी लोग घर के अंदर बंद हैं। बाहर भी निकलते हैं तो ऐसे जैसे चोरी करके जा रहे हों। सबसे पहले तो मुझे लगा कि घर का कोई व्यक्ति बीमार है, परंतु उनको बारी बारी से घर के बाहर जाते और अंदर जाते देखा। बस उनकी बेटी नहीं दिखाई दे रही है। वो छत पर घंटों खड़ी रहकर फ़ोन पर बातें करती थी, परंतु कल सारा दिन वो छत पर नहीं आई। मैं तुरंत समझ गई दाल में कुछ काला है। कहीं वो बीमार तो नहीं है? एक महिला ने कहा। वो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। अजी काहे की बीमारी? वो बीमार होती तो उसे अस्पताल ले जाते या कोई डॉक्टर घर में आता। घर के लोग ऐसे उदास हैं जैसे वो मर गई हो। और ऐसा तभी होता है जब लड़की मुंह काला करके किसी के साथ भाग जाती है। कुछ पता चला किसके साथ भागी है? एक अन्य महिला ने पूछा। क्या बात करती हो बहन, क्या वो बताकर भागी है जो पता चलता? ऐसी लड़कियां बड़ी शातिर होती हैं, चुपके चुपके इतना बड़ा खेल खेल जाती हैं कि भगवान को भी विश्वास नहीं होता। मनोरमा जी ने विश्वासपूर्वक कहा। मैं तो कहती हूँ बहना, इसमें सारी गलती माँ बाप की होती है। वो जानबूझकर मक्खी निकलते हैं। बेटी को इतनी छूट क्यों देते हैं जो वो बाहर लड़कों से नैन मटक्का करती फिरे? एक अन्य महिला ने अपना मत दिया। दूसरी ने उसे टोकते हुए कहा, ये लो, कैसी बातें करती हो? आज के ज़माने में क्या लड़कियों को घर में बंद करके रखेंगे? शिक्षा के लिए उनको बाहर भेजना ही पड़ेगा। झाड़ू पोछा वाली औरतों को आज के ज़माने में कोई लड़का पसंद करेगा क्या? तो फिर इसका नतीजा भी भुगतने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। जवान लड़के और लड़कियां बिना किसी प्रतिबंध के मिलेंगे तो उनकी यौन इच्छाएं और कामनाओं को हवा मिलेगी ही। उनके बीच अवैध संबंध बनेंगे ही। इसको कौन रोक सकता है? इनको कोई नहीं रोक सकता। और मैं तो कहती हूँ घर की बंद दीवारों के अंदर अवैध संबंध ज़्यादा पनपते हैं, खुले में उतना अधिक नहीं। ये संबंध तो प्राचीन काल से हमारे समाज में बनते रहे हैं। चोरी छिपे रात के अंधेरों में ना जाने कितने पापाचार होते हैं, परंतु हम सभी आंखें मूंद कर अपने को पाक साफ बताते हैं। आज कैलाशनाथ की बेटी भाग गई तो हम लोग उसका मजाक बनाकर मज़ा ले रहे हैं, परंतु हमारे घरों की कितनी लड़कियां गर्भपात करवाती हैं, ये क्या हमें नहीं पता? मीनाक्षी देवी ने सबकी कमज़ोर नस दबा दी। मनोरमा जी नाराज़ होकर बोली,
ये आप कैसे कह सकती हैं? सबके घरों में क्या होता है वो जाने। मैं तो अपनी बेटी की गारंटी लेती हूँ, वो बड़ी ही चरित्रवान है। औरतों ने इस बार कोई कमेंट नहीं किया। सबके दामन में दाग था। क्या कहती किसी को? चुपचाप चेहरा ताकती रहीं एक दूसरे का। मीनाक्षी देवी ने कहा, आज बहस में मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ चलो घर चले। कई स्वर एक साथ उठे। मनोरमा जी का मन उठने का नहीं था। वो चाहती थी कैलाश नाथ की बेटी को लेकर और अधिक चर्चा हो, उनको नमक मिर्च लगाकर कुछ कहने का मौका मिले, परंतु महिलाएं तैयार ना थी, लिहाजा सभी को उठना पड़ा। वो घर पहुंची तो उदास थी। बेटी अपने कमरे में बंद पता नहीं क्या कर रही थी। उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। क्या होगा उनकी बेटी का? कब तक उसे कमरे में बंद करके रखेंगी? आज कैलाश नाथ जी की बेटी भागी है तो उन्हें मज़ा आ रहा है। कल को उनकी बेटी भाग गई तो? लेकिन कैसे भागेगी? वह तो उसे बाहर जाने का भी मौका नहीं देती, सारा दिन घर में बंद रहती है। परंतु क्या किसी जीव को कैद में रखकर उसकी इच्छाओं और कामनाओं को मारा जा सकता है? उनकी बेटी तो भरपूर जवान है, क्या उसकी भावनाएं नहीं मचलती होंगी? वो खुद तो 18 साल की उम्र में ब्याह कर ससुराल आ गई थी। उनकी बेटी 25 साल की होने जा रही है। अब तक उसके दामन को दागदार होने से बचाए रखा है। बचपन से उसे ऐसे संस्कार और शिक्षा दी कि उसके कदम कभी गलत मार्ग पर ना पड़े। वह भी सदा सुमार्ग पर चलती। उनका कहना माना, परंतु कब तक मानेगी? जमाने की हवा बेलगाम हो गई है। जवान होने के पहले ही लड़के लड़कियों पर प्यार का नशा चढ़ जाता है और वह इतने मदमस्त हो जाते हैं कि कोई भी कदम उठा लेते हैं। घर परिवार की मर्यादा का उन्हें कोई ख्याल नहीं रहता। काजल ने यही तो किया। कुछ होने के पहले ही बेटी के हाथ पीले करने होंगे। उस दिन उन्होंने पति से बहुत खुलकर इस प्रसंग पर चर्चा की और बोली, अब और कब तक बेटी को घर में बिठा कर रखेंगे? कहीं से कुछ पैसे का प्रबंध करो। ऑफिस से उधार लो, बैंक से कर्जा लो, चाहे कुछ भी करो, परंतु अब उसके हाथ पीले करने ही पड़ेंगे। देखते नहीं आजकल लड़कियां क्या कर रही हैं? पता है आपको, कैलाश नाथ की बेटी भाग गई। क्या तुम चाहते हो मेरी बेटी भी नाक कटाए? कब तक मैं उसे घर में बंद करके रखूंगी? वह कुड़ कुड़ कर हिस्टीरिया की मरीज बन जाएगी। सुभाष जी कुछ देर तक सोचते रहे, फिर शांत भाव से बोले, कर्जा लेना तो बहुत मुश्किल है। गांव की 2 बीघा ज़मीन है, उसी को बेचना पड़ेगा। परंतु ये इतनी जल्दी संभव नहीं है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा, परंतु तुम मेरी बात नहीं मानती। बेटी को बाहर निकलने दो, किसी स्कूल में मास्टरी ही कर ले। 2 पैसे हाथ में आएंगे, बचत होगी और उसका मन भी लगा रहेगा। शादी 1-2 साल बाद कर देंगे, तब तक वह भी 2 पैसे जमा कर लेगी। तुमको तो जैसे ज़माने के बारे में कुछ पता ही नहीं है। घर से निकली नहीं कि पैर फिसले नहीं। कितनी भी सुशील और सुसंस्कृत लड़की हो, उसको बहलाने फुसलाने के लड़के हर गली मोहल्ले में तैयार खड़े मिलते हैं। और कौन ऐसी लड़की है जिसके बाहर निकलने पर पैर नहीं फिसलते? तुम पता नहीं कौन से ज़माने की बात कर रही हो। आज ज़माना बदल गया है। सारी लड़कियां बाहर निकल रही हैं। सभी तो ऐसी नहीं हैं। तुमको अपनी बेटी पर भरोसा करना होगा। अभी तो नहीं कर सकती। जब उसके हाथ पीले करके उसके ससुराल विदा कर दूंगी, तभी उस पर विश्वास करूंगी। उसका पति उसे बाहर भेजे या घर में बंद करके रखे, उसकी मर्जी। सुभाष जी की पत्नी के आगे ज़्यादा चलती नहीं थी, इसलिए वह उससे ज़्यादा बहस नहीं करते थे। इस बार भी चुप हो गए। जो तुम्हारी इच्छा हो करो। मनोरमा जी खींचकर गुस्से में बोली, तो क्या मैं उसका गला दबाकर मार डालूं? घर में भी रहते हुए लड़कियां बिगड़ जाती हैं। अब उसे ज़्यादा दिन घर में बिठाकर रखना ठीक नहीं होगा। आज पता नहीं उनके मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे थे। क्या कैलाश नाथ की बेटी के भागने से वह डर गई थी? उन्हें लगने लगा है कि लड़कियों पर चाहे जितने प्रतिबंध लगा लो, चाहे जितना घर में बंद करके रख लो, वह किसी न किसी प्रकार से टोले मोहल्ले के लड़कों से नैन मटक्का कर ही लेती हैं। उनको किसी से नज़रें मिलाने से कौन रोक सकता है? क्या पता उनकी बेटी का भी किसी के साथ चक्कर हो। उस पर 24 घंटे तो नज़र रखी नहीं जा सकती।
वह भी तो घर से कभी न कभी बाहर निकलती ही है। वो खुद उसे घर में छोड़कर बाहर चली जाती हैं और घंटों बाद लौट के आती हैं। सोचती हैं लड़की घर में सुरक्षित है। क्या पता उसी दौरान वह मोहल्ले के किसी छोकरे को घर में बुला लेती हो और उसके साथ मौज मस्ती करती हो। उन्हें कैसे पता चलेगा? सोचकर उनका दिमाग सनसना गया। वो बेचैन हो गई। पति के लाख कहने के बावजूद वह बेटी को बाहर नौकरी के लिए भेजने को तैयार नहीं हुई। वह जल्द से जल्द उसकी शादी कर देना चाहती थी। इसके लिए वह रोज़ पति पर दबाव बनाती रही। हार कर पति एक दिन गांव गए जमीन का सौदा करने के लिए, परंतु इतनी जल्दी उसका भी सौदा कहाँ से होता। वो गांव के 2-4 लोगों से बात करके वापस आ गए। खरीदार मिलेगा तो बात बनेगी। इसी तरह 2 महीने और बीत गए। अब वह बेटी को लेकर इतनी चिंतित रहने लगी थी कि मोहल्ले की महिला गोष्ठी में भी भाग नहीं लेती। घर में रहती ताकि बेटी पर नज़र रख सके। वो साफ देख रही थी कि घर में बंद रहने से उनकी बेटी उदास और गुमसुम सी रहती है। ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। उसके चेहरे की प्रफुल्लता और सौंदर्य पर जैसे ग्रहण लगता जा रहा है। बीमार सी दिखती है। भरी जवानी में वह बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाती सी लग रही थी। सचमुच वो घर में बैठे बैठे ही बुढ़ा ही जाएगी। इस बीच एक दिन उन्होंने देखा कि कैलाश नाथ के घर में बड़ी हलचल पहल थी। किसी त्योहार जैसा माहौल था। बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। मनोरमा जी के अंदर का खबरिया जासूस जाग उठा। वह तुरंत बाहर निकली और किसी बहाने से कैलाश नाथ के घर में जा बैठी। वहाँ जाकर उन्हें जो पता चला उससे उनके होश ही उड़ गए। ज़्यादा देर तक उनसे बैठा ना रह गया। कैलाश नाथ की बीवी ने उन्हें मिठाई दी। वो उनसे खाई ना गई। हाथ में ही रखे रखे कुछ देर तक बैठी, अनमने ढंग से बातें करती रहीं और फिर घर लौट आईं। कैलाश नाथ की बेटी लौट आई थी। उसने अपने प्रेमी के साथ कोर्ट में शादी कर ली थी और आज अपने पति के साथ मायके आई थी। उसका पति किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर था। काजर के घर वालों ने उसके पति को स्वीकार कर लिया था। इस बात से मनोरमा जी को बड़ा धक्का लगा था। एक तो लड़की घर से भाग गई, फिर माँ बाप की मर्जी के बिना उसने अपने प्रेमी से शादी भी कर ली और माँ बाप ने खुशी खुशी उन दोनों के रिश्ते को मंजूर भी कर लिया था। क्या ऐसे रिश्तों को मंजूर करना इतना आसान होता है? कैलाश नाथ और उसकी पत्नी इतने दरिया दिल हैं? मनोरमा जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह उलझ कर रह गई थी। ये आधुनिक जमाना था और आजकल ऐसा ही हो रहा था। माँ बाप को अपने बच्चों की बात माननी ही पड़ती है, वरना वो ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कष्टदायी ही नहीं दुखदायी भी होता है। सारी रात मनोरमा जी को नींद नहीं आई। वो दुनिया में होने वाली अनोखी बातों के बारे में विचार करती रहीं। दूसरी सुबह उठी तो वो थोड़ी खुश दिख रही थी, जैसे कोई खजाना उनके हाथ में लग गया था। वह हाथ मुँह धोकर तैयार हुई और मन में एक ठोस निर्णय लेकर बेटी के कमरे में पहुंची। उनकी बेटी अभी तक लेटी हुई थी, जैसे कई दिनों से बीमार हो। अक्सर वो लेटी ही रहती थी। घर में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था। जो थोड़ा बहुत होता था उसे माँ ही कर लेती थी। वो करे तो क्या करे, माँ की इजाज़त के बिना वो पास पड़ोस में भी नहीं जा सकती थी। बस कुछ पुरानी किताबों को पढ़ते हुए समय पास करती थी। कुछ देर टीवी देख लिया, बस इतना ही घर में, और कोई काम ना था जिससे बात करके समय काटती। माँ से उसका संवाद बहुत कम होता था। बेटी उन्हें देखकर भी लेटी रही, परंतु आज माँ उसके ऊपर नाराज़ नहीं हुई। उन्होंने खुशी खुशी कहा, बेटा उठो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटी ने क्या के भाव से उन्हें देखा। उसके चेहरे पर कोई अनोखी चमक नहीं जागी। वो जानती थी माँ क्या कहेंगी। उसे कोसने के सिवाय माँ को आता ही क्या था। बेटी को अगर इसी तरह पालना पोसना था तो उसे जन्म ही क्यों दिया था। उसकी समझ में आज तक नहीं आया था। माँ बाप जब अपने बच्चों को ढंग से पाल पोस नहीं सकते, उन्हें उचित शिक्षा नहीं दे सकते और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की स्वतंत्रता नहीं दे सकते, तो उन्हें पैदा ही क्यों करते हैं। मनोरमा जी ने उत्साह से कहा, बेटी तुमको हमारे घर के हालात पता हैं। इन हालात में हम कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं।
तुम्हारा भाई आवारा है, बाप की कमाई से तुम्हारे लिए दहेज जुटा नहीं पा रहे हैं। बताओ, हम और कितने दिन बिना शादी के तुम्हें घर में बिठाकर रख सकते हैं? बदनामी होती है, घर में पड़े पड़े तुम भी कुंठित होती रहती हो, इससे तुम बीमार पड़ जाओगी। देखो ना, कैसी तो पीली सी हो गई हो, चेहरे की रौनक खत्म होती जा रही है। ये अच्छे लक्षण नहीं है बेटी। तुम्हारी इच्छा थी ना कि पढ़ लिख कर तुम कोई नौकरी करो, तो आज मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम घर की दम घोंटू हवा से बाहर निकलो और बाहर जाकर खुली हवा में सांस लो। अनुप्रिया हकबकाकर उठकर बैठ गई, जैसे कोई बुरा सपना देख रही थी। उसने फटी आंखों से माँ को देखा। माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसने ना जाने कितने वर्षों बाद देखा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सच नहीं था। उसे लगा वो सपना देख रही है। माँ का ऐसा बदला रुआ रूप उसके लिए अभूतपूर्व था। क्या वो अपनी माँ को नहीं जानती? बात बात पर टोकना, डांटना और फटकारना, ना जाने कितनी वर्जनाएं उसके ऊपर लगाई जाती थी। ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं बैठना है, इससे बात नहीं करनी है, उसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखना। माँ की नसीहतें सुन सुनकर वह तंग आ गई थी। इतनी बेड़ियाँ तो कैदियों के पैर में भी नहीं डाली जाती जितनी उसके पैरों में पड़ी थी। खुली हवा में सांस कैसे ली जाती है, ये उसने कभी नहीं जाना। स्कूल कॉलेज भी जाती थी तो उसे ऐसा लगता जैसे माँ उसके पीछे पीछे चल रही थी, और डर के मारे उसने कभी वैसा कुछ नहीं किया जो माँ की निगाहों में वर्जित था या अमर्यादित था। फिर आज उसने अपनी आंखों पर हाथ रखकर जोर से मींचा और फिर आंखें खोली। थोड़ी देर तक धुंधलापन छाया रहा, परंतु जैसे ही आंखें साफ हुई, सामने उसकी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। उसका दिल धड़क उठा। ये सपना नहीं था। मैं समझ सकती हूँ कि तू इतनी हैरानी से क्यों मुझे देख रही है। कैसे हो? मैंने एक माँ की तरह तेरे साथ कभी व्यवहार ही नहीं किया। इस तरह का व्यवहार तो सौतेली माँ भी नहीं करती। दरअसल मैं जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकी। हर बात को हमेशा दकियानूसी निगाहों से देखा और परखा, परंतु अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अनुप्रिया चारपाई से उठकर खड़ी हो गई। मनोरमा जी ने उसका हाथ पकड़कर फिर से अपनी बगल में बिठा लिया और बोली, तुझे इतना हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तू ऐसा कर, तैयार हो जा और आज से अपने लिए किसी नौकरी की तलाश शुरू कर दे। अनुप्रिया की समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा चमत्कार हो रहा था, कैसी अबूझ पहेली आज हल हो रही है। परंतु पहेली के खुलने के बाद भी वो उसके परिणाम से इतना हतप्रभ थी कि एक बेवकूफ़ की तरह बस देखे ही जा रही थी। माँ उससे क्या चाहती हैं और उसे क्या करना है वो समझ ही नहीं पा रही थी, या समझते हुए भी उसे सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। उसने माँ की तरफ देखा जैसे एक निरीह पंछी बाज के पंजों से छूटने के बाद देखता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि वह कैद से छूट गई है और वह उड़ भी सकता है। उड़ना चाहकर भी वह नहीं उड़ता, क्योंकि तब भी वह यही सोचता है कि बाज दोबारा उसे अपने पंजों में दबाकर लहूलुहान कर देगा। माँ कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, बेटी, मुझे अक्ल आई है, परंतु बहुत देर से आई है। अपनी बेवकूफ़ी में मैंने तुझे बहुत कष्ट दिए, बंदी जैसा बनाकर रख दिया। अब मैं नए ज़माने की हवा से काफ़ी हद तक परिचित हो गई हूँ। तू भी घर के हालात जानती ही है। विकास कुछ नहीं कर रहा, पिताजी की आय सीमित है, अब तुझे ही कुछ करना होगा। आज मैं तेरे ऊपर लगाए गए सारे बंधन तोड़ रही हूँ। तू बाहर निकल, नौकरी कर और अपने जीवन को सफल बना। मनोरमा जी कुछ देर के लिए रुकी, जैसे सांसों को समेट रही हो या अपने दिल को कड़ा कर रही थी। फिर अनु के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, तेरी उम्र शादी लायक है, परंतु हम इस लायक नहीं कि कोई लायक लड़का देखकर उसके साथ तेरी शादी कर सके। तेरे लिए दहेज जुटाते जुटाते हम बूढ़े हो जाएंगे, तब भी तेरी शादी नहीं कर पाएंगे। बिना दहेज के कोई लड़का तुझे ब्याहने के लिए तैयार होगा या नहीं, इसका पता नहीं। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, बाहर जाकर अगर तुझे कोई लड़का पसंद आ जाए और तुझे उससे प्यार हो जाए
या कोई लड़का तुझे पसंद करने लगे तो निसंकोच तुम दोनों प्यार कर लेना, फिर मुझे बताना। मैं खुशी खुशी तुम दोनों की शादी कर दूंगी। अनुप्रिया को लगा वो बेहोश हो जाएगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उसकी अपनी माँ है। तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे और मैं भी इन्हें कहाँ रोकना चाह रही थी। एक ऐसा सैलाब जो मुझे दर्द की चुभन से बहुत दूर ले जाए, पर यह चाहकर कब किसी की पूरी हुई है जो मेरी होती। सवालों के घेरे में बंद कर पांव उलझ गए और थम गई मैं। पर सवालों का उत्तर इतना पीड़ादायक होगा, यह अकल्पनीय था। मीना जी, यह निर्णय आसान नहीं है। किसी और की बच्ची को स्वीकारना सहज नहीं है। ऐसा ना हो कि माँ का साया देने की चाह में पिता की उंगली भी छूट जाए। मैं बहुत डरता हूँ, आप फिर सोच लीजिए। पर मैं कहीं भी सशंकित नहीं थी। मेरी ममता तो तभी हिलोरे मारने लगी थी जब रीमा को पहली बार देखा था। दादी की गोद में सिमटी वह दूध मुही बच्ची स्वयं को सुरक्षा के कवच में घेरे हुए थी। वह कवच जो मेरे अरुण से 7 फेरे लेने के बाद और रीमा की माँ बनने के बाद भी न टूटा। माँ, आप रीना को मुझे दे दीजिए, मैं इसे सुला दूंगी। आप आराम से मौसी जी से बातचीत कीजिए। नहीं मीना, तुम रीमा की चिंता मत करो। जाओ देखो, अरुण को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। ठीक है माँ, इससे अधिक कुछ नहीं कह पाई। कमरे से बाहर निकली तो मौसी जी की आवाज़ सुनकर पाँव वहीं थम गए। ये क्या सरला, तूने रीमा को मीना को दिया क्यों नहीं? जब से आई हूँ देख रही हूँ तो एक पल के लिए भी रीमा को खुद से दूर नहीं करती। इस तरह तो रीमा कभी मीना से जुड़ नहीं पाएगी। आखिर वह उसकी माँ है, माँ नहीं सौतेली माँ। कैसे सौंप दूँ अपने कलेजे के टुकड़े को पराए हाथों में? रेखा को वचन दिया था कि मैं उसकी बच्ची का ख्याल रखूंगी। तो तूने अरुण की दोबारा शादी क्यों की? दीदी, अभी अरुण की उम्र ही क्या है, सारा जीवन पड़ा है उसके सामने। तन मन की जरूरत तो पत्नी ही पूरी कर सकती है। अब दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी संभाले। और रीमा? ना दीदी, रीमा उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उसकी दादी भी मैं और माँ भी मैं। अपनी बच्ची को सौतेलेपन की हर छाया से दूर रखूंगी। सरला, तू ये ठीक नहीं कर रही। दीदी, ठीक और गलत का हिसाब आप रखो। आज तक कौन सी सौतेली माँ सगी हुई है जो मीना होगी? ठीक है सरला, तुझे जो उचित लगे वह कर, पर देखना तेरी ये सोच एक दिन रीमा को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। मौसी जी कमरे से बाहर आ गई तो यही खड़ी थी मीना। मुझे देखकर मौसी जी एक पल को सकपका गई, फिर संभलते हुए बोली, तू परेशान मत हो, समय सब ठीक कर देगा। उस समय के इंतजार में एक एक दिन बीतने लगा, पर जैसे बंद मुट्ठी से रेत सरक कर बिखर जाती है, माँ के दिल के बंद दरवाजों से मेरी ममता टकरा कर लौट जाती। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ मीना, पर क्या करूँ? माँ का व्यवहार मेरी समझ से परे है। उन्होंने तो मुझे भी रीमा से दूर कर दिया है। जब भी मैं रीमा को गोदी में लेता हूँ वे किसी न किसी बहाने से मुझसे मुझसे वापस ले लेती हैं। क्या मेरा मन इससे आहत नहीं होता? पर क्या करूँ? अरुण, मुझे इस घर में आए 6 महीने हो गए हैं और मुझे वह पल याद नहीं जब रीमा को मैंने अपनी गोद में लिया हो। माँ क्यों नहीं समझती कि रिश्ते बांधने से बनते हैं? क्या यशोदा माँ, तुम खुद को समझा रही हो या मुझे? तुम भी जानती हो कि तुम्हारी ये उपमाएं निरर्थक है। अरुण की बात सुनकर मैंने चुप्पी ओढ़ ली। धीरे धीरे समय सरक रहा था और मैं माँ की कड़ी पहरेदारी में अपनी ममता को अपने ही आंचल में दम तोड़ते हुए देख रही थी। मेरी बेबसी पर शायद ईश्वर को तरस आ गया। माँ, बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। उत्साह भरे लहजे में अरुण ने कहा। मैं तो पहले ही दादी बन चुकी हूँ, तू तो मीना को बधाई दे। चल, अच्छा हुआ, अब कम से कम मेरी रीमा से झूठी ममता का नाटक तो बंद करेगी। माँ के स्वर की कटुता दीवारों को भेदती हुई मुझ तक पहुंची और एक पल में ही खुशी के रंग स्याह हो गए। राशि अपने जन्म के साथ मेरे लिए ढेर सारी आशाएं भी लाई। अरुण, अब देखना, माँ कितना भी चाहे पर रीमा अपनी बहन से दूर नहीं रह पाएगी। काश ऐसा हो, अरुण ने ठंडे स्वर में कहा। जानती थी मैं कि अरुण का विश्वास
डगमगा चुका है। पिछले 3 सालों में उन्होंने अपनी बेटी के पास होते हुए भी दूर होने की पीड़ा को झेला है। खुद को समझाते समझाते अरुण थक चुके हैं। अरुण की माँ को जब मैं समझ पा रही हूँ तो माँ क्यों नहीं? 9 महीने अपने खून से सींचा है उन्होंने अरुण को, फिर क्या अपने बेटे को जाने अनजाने दुख पहुंचा रही हैं? क्या सोच रही हो मीना? राशि कब से रोए जा रही है। आई एम सॉरी, मैंने राशि को अरुण की गोद से लेकर सीने से लगा लिया। राशि का स्पर्श मेरे तन और मन को तृप्त कर गया, पर मन का एक कोना अब भी आशा और निराशा के बीच हिचकोले खा रहा था। रीमा बेटा इधर आओ, देखो तुम्हारी छोटी बहन। रीमा राशि को दूर से ही टुकुर टुकुर देख रही थी, पर मेरी आवाज में इतनी ताकत कहाँ थी कि वह रीमा को अपने पास बुला सके। रीमा बिना कुछ बोले मुड़ गई और मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो ही नहीं पाई। माँ के जीवन का एकमात्र ध्येय था रीमा को असीम स्नेह देना। क्या कभी ममता भी नुकसानदायक हुई है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में देना कठिन है, पर एक बात निश्चिंत है कि अगर ममता अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले तो बच्चे के लिए घातक बन जाती है। रीमा की हर चाह उसके बोलने से पहले पूरी कर देना माँ की पहली प्राथमिकता थी। मौसम के ना जाने कितने रंग आते जाते रहे, पर माँ ने घर में एक ऐसी रेखा खींच दी थी कि पतझड़ जाने का नाम ही नहीं ले रहा था और बसंत को लाने की भरसक कोशिश करती रही, इस सच को भूलकर कि इंसान के लाख चाहने पर भी ऋतुएं प्रकृति की इच्छा से ही बदलती हैं। समय सरकता जा रहा था। अब राशि स्कूल जाने लायक हो गई थी। अरुण राशि का एडमिशन उसी स्कूल में करवाने गए जहां रीमा जाती है। क्या पता दोनों बहनें वहां एक दूसरे के करीब आ जाए। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? पर मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। माँ ने रीमा को किसी और रिश्ते को पहचानने ही कहाँ दिया है। अरुण की कही गई इसी सच्चाई को मैं झुठला भी नहीं सकती थी। मेरे भीतर एक गहरी ठेस थी कि अगर मैं अरुण के जीवन में नहीं आती तो रीमा अपने पिता से यूं दूर ना होती। इस ग्लानि से मैं तभी मुक्त पा सकती थी जब रीमा हमें अपने जीवन से जोड़ ले, और राशि ही मुझे वह कड़ी नजर आ रही थी, पर यह इच्छा प्रकृति ने ठुकरा दी। मम्मा, दीदी लंच टाइम में मुझसे बात नहीं करती, वे मुझे देखकर चली जाती हैं। मम्मा, दीदी ऐसा क्यों करती हैं? मेरी फ्रेंड की दीदी तो उससे बहुत प्यार करती है, अपना टिफिन भी शेयर करती है। दीदी मुझसे गुस्सा क्यों है? क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं, समझ नहीं आ रहा था। दीदी आपसे नाराज नहीं है बेटा, वे कम बोलती है ना इसीलिए। मेरे इस जवाब को सुनकर राशि कुछ और पूछे बिना किचन में चली गई। अरुण, कल तुम मेरे साथ बाजार चलना, रीमा के लिए कुछ कपड़े लाने हैं। माँ, पिछले महीने ही तो क्या हुआ? बच्ची को पहनने ओढ़ने का शौक है, और तू जो कल राशि के कपड़े लेकर आया है। माँ, नर्सरी क्लास में यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए लाना जरूरी था, वरना वह तो रीमा के पुराने कपड़े पहनती आ रही है। तो इसमें अनोखी बात कौन सी हो गई? हर छोटा बच्चा बड़े भाई बहन के कपड़े पहनता है। खबरदार जो मेरी बच्ची के साथ भेदभाव करने की कोशिश की। माँ तो सौतेली है ही, अब बाप भी। माँ यह कहते हुए बरामदे में चली गई। अरुण बुद्ध बने माँ को जाते देखते रहे। अरुण, तुम माँ की बात को खामोशी से मान लिया करो। देखो, अब तुम्हारा मन भी दुखी हुआ और माँ को भी गुस्सा आ गया। मीना, क्या इस घर में स्थिति किसी से छिपी है? तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा तो घर की किस्तों में ही निकल जाता है, और ये कैसे संभव है कि रोज रोज। अरुण के स्वर की पीड़ा मेरे मन को बींध रही थी, पर क्या करूं, अपनी बेबसी और लाचारी पर कभी कभी गुस्सा आता। मन करता कि माँ से चीख चीख कर कहूं कि वे घर को 2 हिस्सों में बांट दे। किस अधिकार से उन्हें कुछ कहती? उन्होंने तो ना तो मुझे अपनी बहू माना और ना ही रीमा की माँ। माँ रीमा के जितने करीब थी उतनी ही राशि से दूर। दादी और दादी के द्वारा दी गई अवहेलना राशि के भीतर घाव कर रही थी। ये सच मेरी पीड़ा को गहराए जा रहा था। समय की सुइयां टिक टिक करते आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे ना केवल राशि के घाव भर गए, बल्कि उसे अपने और रीमा के बीच का अंतर भी समझ में आ गया। माँ, आपने रीमा का रिजल्ट देखा है? 3rd डिवीजन। तो क्या हुआ? तुझे नौकरी करवानी है क्या उससे? माँ, आप क्यों नहीं समझती कि पढ़ने लिखने का संबंध सिर्फ नौकरी करने से नहीं है। विद्या अच्छी समझ और सोच देती है। अरुण, यह भी खूब रही। तू बता, मैं तो अनपढ़ हूँ, तो क्या मुझ में अच्छी सोच और समझ नहीं है?
माँ की इस बात को सुनकर अरुण चुप हो गए, पर मैं जानती थी कि उनका मन भीतर ही भीतर चित्कार कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद वे बोल पड़े, माँ, आज से रीमा को मीना पढ़ाएगी। बहुत हो गया यह पढ़ाई लिखाई का रोना। जितना पढ़ना है खुद पढ़ लेगी, और अगर तुझे ज़्यादा चिंता है तो घर पर ही इसका ट्यूशन लगा दे। ठीक है, ऐसा ही सही, अरुण ने समर्पण कर दिया। दूसरे दिन से रीमा को पढ़ाने के लिए ट्यूटर आने लगी। सिर्फ 2 दिन बाद ही माँ बोली, अरुण, रीमा को वह टीचर पसंद नहीं है, बात बात पर डांटता है। ठीक है, मैं बात करूँगा उससे। बात करने की कहाँ ज़रूरत है, निकाल दे उसे और कोई दूसरा रख दे। ठीक है, अरुण ने बात खत्म करने की मनसा से तुरंत माँ की बात पर अपनी सहमति जताई। मीना, क्या टीचर? नहीं अरुण, ये सच नहीं है। रीमा पढ़ाई में कम और इधर उधर ज़्यादा ध्यान देती है। टीचर ने 2-3 बार प्यार से समझाया, पर जब रीमा नहीं मानी तो थोड़ा ज़ोर से। मैं कहते कहते रुक गई कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। मैं समझ रहा हूँ, पर क्या किया जाए। रीमा को माँ के लाड़ प्यार ने इतना बिगाड़ दिया है कि उसे किसी की ऊंची आवाज़ सुनना तो दूर, बड़ों की सीख सुनना भी गवारा नहीं। मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं माँ को कि बच्चे की भलाई के लिए प्यार और दुलार के साथ साथ कठोरता की भी ज़रूरत होती है। मीना, मैं कैसे भूलूं कि ये वही माँ है जो बचपन में मेरे पढ़ाई ना करने पर पिटाई कर देती थी, और आज अरुण की हताशा से मेरा मन मुरझा गया। माँ के जोर देने पर टीचर बदल दिया गया, और फिर कुछ दिनों के बाद रीमा को वही शिकायत। अरुण थकने लगे थे और मेरा अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। बहुत ही खींचतान करके रीमा ने 12वीं पास की। माँ, रीमा अगर पढ़ना नहीं चाहती तो कुछ सीख ले, ऐसा काम जिसमें उसकी रुचि हो, और थोड़ा बहुत घर का काम। चुप कर मीना, तुझे शर्म नहीं आती जो बच्ची से घर का काम करवाना चाहती है? तेरे सौतेलेपन की डाह आखिर डंक मारने लगी मेरी रीमा को। कान खोलकर सुन ले, ये घर मेरा है। अगर दोबारा ऐसी बात की तो तुम सबका बोरिया बिस्तर बांध दूंगी। बेचारी बच्ची पढ़ती कैसे? घर में पढ़ने लिखने का माहौल तो हो। ऐसा लग रहा था कि मेरे गाल पर माँ लगातार थप्पड़ मारे जा रही हैं, पर यह चोट तो शारीरिक चोट से कहीं अधिक गहरी थी। राशि जो दरवाजे पर खड़ी थी, ये सारी बातें सुनकर सहम गई। मम्मा, क्या दादी हमें घर से निकाल देंगी? नहीं बेटा, वे तो ऐसे ही। मेरे शब्द गले में अटक गए। एकाधिकार, एकाधिपत्य रीमा के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। राशि मेरे लिए चाय बना दे, राशि पानी ला, मेरा सूट प्रेस कर दे, राशि। रीमा के आदेशात्मक स्वर पूरे घर में गूंजते रहते, और राशि कभी कभी झुंझला जाती। राशि, रीमा तुम्हारी बड़ी बहन है और बड़ों का काम हमें खुश होकर करना चाहिए। पर मम्मा, दीदी तो बड़ों का काम नहीं करती, दादी तक उनका काम करती हैं। वह दरअसल, राशि मेरे जवाब से संतुष्ट हो सके, मैं ऐसे शब्दों को ढूंढ ही रही थी कि रहने दीजिए, जानती हो दादी को रीमा दीदी का काम करना पसंद नहीं। एक दिन, अरुण, तेरी मौसी का फ़ोन आया था, रीमा के लिए रिश्ता बताया है, शाम को जल्दी घर आ जाना। लड़के वालों के घर चलकर रिश्ते की बात चलानी है। रीमा की शादी कैसे निभाएगी रीमा शादी के उत्तरदायित्वों को? समझौता, त्याग, समर्पण, ये शब्द तो रीमा के शब्दकोश में है ही नहीं, और इनके बगैर परिवार के दायित्वों का वहन नहीं किया जा सकता। कहीं रीमा जिम्मेदारियों से नहीं? नहीं, मैं ये क्या सोचने लगी? मैंने स्वयं को धिक्कारा। माँ और अरुण को घर और वर दोनों पसंद आ गए। अरुण, राज करेगी हमारी बेटी वहाँ, पैसों की तो कोई कमी ही नहीं है। तभी तो समधन जी ने दहेज के लिए साफ मना कर दिया। माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी। पर माँ, उन्होंने ये भी तो कहा था कि रीमा घर की बड़ी बहू बनकर सारे घर को संभाल ले। क्या रीमा संभाल पाएगी? मैंने पहली बार ऐसा बाप देखा है जो अपनी बेटी के अवगुण ढूंढ रहा है। माँ, बाप तो वे होते हैं जो बच्चों के अवगुण होने पर भी उसे ढक दे, पर तू क्यों ऐसा करेगा? आखिर मीना की छाया का असर तो आएगा ही। माँ के इस तीखे प्रहार से अरुण सुन्न हो गए, और मैं हमेशा की तरह आंसुओं के सैलाब में बहकर इन प्रहारों से दूर बहने की नाकाम कोशिश करने लगी। वह घड़ी भी आ गई जब रीमा घर से विदा हो गई। ऐसा लगा माँ ने पहली बार खुली हवा में सांस ली हो, जैसे कह रही हो कि देख रेखा,
मैंने तेरी बच्ची को सौतेली माँ की छाया से कितना दूर रखा है। मेरी बेचैनी रीमा के जाने के बाद बढ़ गई थी। हर समय मन शंकाओं से घिरा रहता था। आखिर वही हुआ जिसका डर था। अभी रीमा की शादी को 2 महीने भी नहीं बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह रीमा घर आ गई। दादी, दादी, वो दौड़ती हुई माँ के कमरे में पहुंची। अरुण और मैं भी उसके पीछे पीछे भागे। दादी, मुझे उस घर में नहीं रहना। आदर्श की मम्मी बात बात पर चिल्लाती हैं और मेरी ननद और देवर दिन भर मेरे कान खाए रहते हैं। कभी चाय बनाओ तो कभी घर की सफाई करो। क्या मैं नौकरानी हूँ? तुम चिंता मत कर लाडो, मैं बात करूंगी उन लोगों से। तू जा नहा धोकर आराम कर ले। रीमा के कमरे में जाते ही माँ बोली, मैं जानती थी ये सब होगा। दहेज इसलिए नहीं लिया कि घर के लिए नौकरानी चाहिए। अरुण, चल उस दामाद को फ़ोन मिला, खबर लेती हूँ उसकी। अरुण कुछ कहते कि दरवाजे पर घंटी बजी। देखा, सामने आदर्श था। मम्मी, रीमा आई है क्या? हाँ बेटा, क्या तुम्हें बिना बताए? जी मम्मी। अरुण और माँ भी कमरे में आ गए। बेटा, तुम्हारे और रीमा के बीच कुछ? अरुण के सवाल पर आदर्श का चेहरा उतर गया। मम्मी, पापा, रीमा की नासमझी ने घर के लोगों को बहुत ही ठेस पहुंचाई है। इसके तानाशाही व्यवहार से मेरी मम्मी दुखी बहुत हुए हैं। क्या आप यकीन करेंगी कि यह पानी का गिलास भी अपने हाथ से नहीं लेना चाहती? सुबह यह आंखें तभी खोलती है जब मम्मी या मेरी बहन इसके सामने चाय लेकर पहुंचे। पूरे पूरे दिन कमरे में अकेले बैठकर टीवी देखना, घर के किसी काम में हेल्प करना तो बहुत दूर की बात, अपना काम तक खुद ना करना इसकी आदत में शुमार है। हम सबको लगता था कि समय के साथ यह अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगी, पर रीमा का यह व्यवहार अब हम सबकी परेशानी का सबब बन गया है। दुख तो मुझे इस बात का है कि पिछले 3 दिन से मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। उनका ख्याल तो रखना दूर की बात, उनके कमरे में जाकर हाल चाल तक पूछना रीमा ने उचित नहीं समझा। मैंने जब इस बात के लिए डांटा तो ये चीख चीख कर रोने लगी। अब आप ही बताइए, क्या मैंने गलत किया? तुम बिल्कुल परेशान मत हो आदर्श, मैं तुमसे रीमा के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन वह यहाँ रह ले, फिर हम खुद ही उसे लेकर तुम्हारे घर आएंगी। मेरे इस आश्वासन के बाद आदर्श चला गया, पर माँ के लिए यह सब असहनीय था। तू कौन होती है रीमा को समझाने वाली? नहीं जाएगी रीमा उस घर में, यही रहेगी इस घर में। मेरी बच्ची मुझ पर बोझ नहीं है। नहीं माँ, रीमा यहाँ नहीं रहेगी, उसे अपने घर जाना होगा। मीना, तेरी हिम्मत जो तू मेरे सामने, आखिर सौतेली माँ जो ठहरी। गुस्से से माँ दांत किटकिटाने लगी। माँ, क्या आप जानती हैं कि सौतेला किसे कहते हैं? दुख तो इस बात का है कि कुछ लोगों ने मिलकर माँ जैसे पवित्र रिश्ते को सौतेलेपन का तमगा पहना दिया है, पर कोई रिश्ता कभी सौतेला नहीं होता। सौतेला होता है हमारा व्यवहार, जो कभी किसी रिश्ते में निभाया नहीं जा सकता है। ये कैसी परिपाटी है? अगर माँ जन्म देने वाली ना हो तो उसे अविश्वास की दृष्टि से देखा जाए। एक जानवर के साथ जब हम कुछ सालों तक रह लेते हैं तो उससे भी घुल मिल जाते हैं, तो फिर मीना तो एक जीती जागती इंसान है। आज जो रीमा की स्थिति है उसका कारण आपका अति स्नेह है। आपने उसे इतनी गहरी छाव में रखा कि वह जान ही नहीं पाई कि जीवन का सच क्या है। माँ, क्या आपने बरगद के पेड़ के नीचे किसी पौधे को पनपते हुए देखा है? नहीं ना, आप वही बरगद की छांव है। प्यार और दुलार का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि बच्चों को उनकी गलतियों पर डांटा ना जाए। आंखें खोलकर देखिए और सोचिए, क्या रीमा को बचपन से ही कभी उसे उसकी जिम्मेदारियों को सिखाने की कोशिश की गई? तो फिर एकाएक वह कैसे जिम्मेदार बन सकती है? अब क्या आप ट्यूटर की तरह आदर्श को भी बदल देंगी? ये क्या बकवास कर रही है मीना, तू अपनी मर्यादा में रह। माँ, मर्यादा मैं नहीं आप तोड़ रही हैं। रिश्तों की हर मर्यादा आपने रीमा के मुंह में तज दी। आज आप आदर्श के परिवार को खरी खोटी सुनाने के लिए तैयार हैं। क्या आपने रीमा को बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना सिखाया? जब जब अरुण या मैंने कोशिश की तो आपने हमें सौतेला कहकर दूर फेंक दिया। रीमा ने सिर्फ शासन करना सीखा, पर उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने बड़ों के व्यवहार को अपने जीवन में अंगीकार करता है। माँ, आदर्श या उसका परिवार क्यों रीमा की हुकूमत बर्दाश्त करेगा? रिश्तों को जोड़ने के लिए प्यार और समर्पण देना होता है।
हमारा जीवन हमारी ही प्रतिध्वनि है। हम जो देते हैं वही हम लौट कर आता है। आप ही बताइए, क्या शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल है कि आज पसंद नहीं तो दूसरा ले आओ? माँ हमारी बच्ची हम पर बोझ नहीं है, पर अपने अंतर्मन से पूछिए, क्या वाकई गलती रीमा की नहीं है? बच्चों की गलतियों को सुधारना और सही राह दिखाना ही तो माता पिता का दायित्व होता है। एक पल को मान लीजिए कि रीमा सब कुछ छोड़कर यही हमारे पास रह जाती है, तो वह करेगी क्या? जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो वह कैसे अपना जीवन बिताएगी? माँ, आपने तो उसे आत्मनिर्भर भी बनने नहीं दिया। जीवन पाने से अधिक देने का नाम है। मैं हमेशा खामोश रही, पर अगर आज भी मैं चुप रहती तो मैं स्वयं की नज़रों में गिर जाती। सिर्फ इस डर से कि आप मुझे सौतेली माँ कहेंगी। मैं रीमा का जीवन बिखरने नहीं दूंगी माँ। सिर्फ जन्म देने वाली ही माँ हो ऐसा नहीं है। माँ वह भी होती है जो बच्चे का हाथ थाम उसे जीवन पथ पर चलना सिखाए, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान कराए और इन सब से बढ़कर जिम्मेदार और अच्छा इंसान बनाए। माँ, रीमा को अपनी छाँव से मुक्त कर दीजिए, वरना माँ, मेरी बच्ची का जीवन यूँ। मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ खामोश थी। उनकी चुप्पी शायद रीमा की गहरी छाँव से मुक्ति और उसके जीवन की शुरुआत का संदेश थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।